हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है और MHRD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की है। और इससे पहले हमारी शिक्षा नीति थी वो 1986 की थी, तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इस शिक्षा नीति की कई विशेषताएँ हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और 5वीं तक अब शिक्षा मातृभाषा में दी जाने की कवायद शुरू हुई है। तो शुरू करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल शिक्षा की। तो 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना है और इसमें आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाना के लक्ष्य रखा गया है और नए प्री स्कूल खोलना और जो पहले 3 या 4 साल तक पढ़ाई की व्यवस्था को कम करना, मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान को कम करना बताया गया है। और नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना आंगनबाड़ियों का काम रहेगा और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता बढ़ाना। भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान। इस बार गणित पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस शिक्षा प्रणाली में इस बार गणित पर काफ़ी जोर दिया गया है और नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और स्कूलों की तैयारी के लिए मॉडल भी चलाए जाएंगे। और एक और बात है इस शिक्षा नीति की शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो, मतलब कि प्रति 30 छात्र पर 1 टीचर रहेगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है शिक्षा नीति की। और नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की बात करते हैं। पहले 10+2 मॉडल चलता था, अब 5+3+3+4 मॉडल चलेगा, जो कि उम्र 3 से 18 वर्ष तक। और मूलभूत इसमें इसके 4 चरण होंगे, जो कि पहला होगा मूलभूत चरण, जिसमें पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 से 2 तक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक चरण की, जो क्लास 3 से 5 तक होगा। और उसके बाद फिर मध्य चरण, जो कि क्लास 6 से 8 तक होगा, जिसे हम ग्रेड कहते हैं। और उसके बाद माध्यमिक चरण, जो कि ग्रेड 9 से 12 तक। उसके बाद केवल शैक्षणिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं है। और इस बार पाठ्यक्रम में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। NCERT की सिफारिश पर इस बार पाठ्यक्रम में चेंज करने की योजना है। और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन अब हम देखते हैं। भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। और इस योजना में डिजिटल साक्षरता को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत का ज्ञान और सामयिकी का विकास करना, और इस बार भारत का नॉलेज ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। राज्य लेवल पर भी भारत के बारे में, भारत का इतिहास, भारत के भूगोल, भारत का समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। और विदेशों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ाई जाएंगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें आएंगी, जो कि काफ़ी विशिष्ट ज्ञान वाली होंगी। और इनमें विशिष्ट जीवनी होंगी, आचार्य रविन्द्र जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि। और लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। जी हाँ, मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा विशेष जोर दिया गया है। अगर हम बात करें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पिछली नीति से, तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है मूल्यांकन पर। और इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है कि जो दूसरों के लिए भी रोजगार प्रदान करेंगे। और देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा का तो महत्व है ही। और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि महिला और ट्रांसजेंडर। और सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और प्रवासी समुदाय। और ख़ास बात यह है कि इसमें प्रवासी समुदाय भी बताया गया है, जो कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि MPPSC के मेंस में पूछी जा सकती है और UPSC की मेंस में भी। और बात करते हैं विशेष आवश्यकताएं सीखने और शारीरिक अक्षमता पर जोर दिया गया है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी जोर दिया गया है। और मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप किया गया है। और अब बात करते हैं रणनीतियों की। तो रणनीतियाँ क्या हैं, जो रणनीति मतलब क्या रणनीति है गवर्नमेंट की भविष्य के लिए, तो है कि वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा का ज्ञान पहुंचाना। और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा, जिससे कि छात्रवृत्ति सुलभ हो सके। और लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना। टारगेट बनाया जाएगा कि इस क्षेत्र में साक्षरता का अनुपात कम है, या इस स्कूल में कम है, या इस राज्य में कम है,
तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। और URG शिक्षक भर्ती की जाएगी और 25:1 शिक्षक अनुपात, पहले पढ़ा था 30:1, अब था 25:1। यह भविष्य के लिए कि भविष्य में 25 छात्रों पर एक टीचर करना है। और बात करते हैं कि समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। मदरसों, गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और NCF को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कि मदरसा हैं, जो गुरुकुल हैं, पाठशाला हैं, इनको काफ़ी प्रोत्साहन किया जाएगा। और शहरी गरीबों पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह काफ़ी विशेष पॉइंट है कि शहरी गरीबों पर भी इस बार ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन की। तो 2020 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात किया जाना है। और मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि, जी हाँ, प्रवेश में वृद्धि हर बार की शिक्षा नीति में रहती है। और रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं दी जाएंगी। और परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण किया जाएगा। और उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना। इस बार कौशल विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। मतलब आपकी क्वालिटी पर, क्वांटिटी से ज़्यादा इस बार क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। और आप नए नए स्किल सीखेंगे। जैसे कि जो ड्रॉप आउट स्कूल हैं, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। जैसे कि कोई 5वीं क्लास छोड़ गया है, उसे 5 साल हो गए, तो उसका 6 क्लास में प्रवेश कैसे किया जाए। और दीर्घकाल तक स्कूल ना जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम, जो काफ़ी दिन से मतलब स्कूल नहीं गए हैं, 4-5 साल हो गया है छोड़े के लिए, उनके लिए काफ़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और सीखने के कई रास्ते, जी हाँ, सरकार ने खुद लिखा है कि सीखने के कई रास्ते, जैसे कि औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, जैसे कि ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूती प्रदान करना, जिससे कि कौशल विकास का माध्यम सुलभ हो सके। और शिक्षा का अधिकार ग्रेड 10-12 तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो कि राइट टू एजुकेशन, उसे 12वीं तक बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है भाषा। जी हाँ, तो बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं। और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञात्मक लाभ हैं। और मातृभाषा पर इस बार सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो तमिल है वो तमिल के लिए जोर, और इसमें भाषा पर काफ़ी जोर दिया गया है। घरेलू क्षेत्रीय भाषाओं पर काफ़ी जोर दिया गया है। जैसे कन्नड़ है, कहीं पर हिंदी चलती है, कहीं पर तमिल, तेलुगु, असमिया, इन भाषाओं पर जोर दिया गया है। और शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू मातृभाषा, जी हाँ, मातृभाषा की 5वीं तक कम से कम मातृभाषा में पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। और प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर दिया गया है। जो प्री स्कूल हैं उनके लिए 3 भाषाएं शुरू में रखने का भी एक्सपोजर है। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन है। और छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। इसमें ऐसा जोर दिया गया है, व्यक्ति खुद चुनेगा अपनी भाषा। और बात करते हैं नेक्स्ट, तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को भर्ती करना। इसका लक्ष्य है कि क्षेत्रीय भाषाओं वाले शिक्षकों को भर्ती किया जाए। और माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव, जैसे कि आप माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, से आप 8th क्लास में हैं, तो आप विदेशी भाषा कोई पुर्तगीज, स्पेनिश या रोमन भाषा भी ले सकते हैं, जो कि अभी काफ़ी कम स्कूलों में अवेलेबल होती है, जो अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर अवेलेबल होती है। और संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। और संस्कृत को भी आप वैकल्पिक भाषा के रूप में ले सकते हैं। और स्कूलों में जैसा कि मैंने अभी बताया था कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृतिक साहित्य, अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण पर काफ़ी जोर दिया गया है। यह तो हो गई बात। अब बात करते हैं स्कूल परिसर पर क्या जोर है। तो स्कूल परिसर पर इस बार सरकार ने काफ़ी जोर दिया है। और स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार इकाई है। यह एक सत्र भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर है। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है और इस पर जोर दिया गया है। तो अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना है और पर्याप्त भौतिक अवसंरचना और शिक्षण संस्थान PTR को बढ़ावा देना है। और शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर काफ़ी जोर इस बार दिया गया है, जो कि ऑनलाइन मोड में होने की संभावना है। और शिक्षक का जिससे कि निरंतर विकास हो, और शिक्षण का विकास तो होगा ही। और इस बार सतत संकाय पेशेवर विकास की भी बात की गई है और हर संस्थान में पर्याप्त संकाय की बात की गई है। और तदर्थ और संविदा नियुक्तियों पर रोक, यह बहुत बड़ा फैसला है कि संविदा नियुक्तियों पर रोक की मांग की गई है। अब बात करते हैं उच्चतर शिक्षा की।
उच्चतर शिक्षा में क्या हुआ है, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। तो लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण किया गया है और 3 प्रकार के यूनिवर्सिटियों में बांटा गया है, जैसे अनुसंधान विश्वविद्यालय हैं। अनुसंधान और शिक्षण पर समान ध्यान केंद्रित किया गया है और पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किए जाने की मांग है। और मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला भी चलाए गए हैं। क्वेश्चन आएगा कि मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला क्या हैं, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की विशेषता है। मिशन नालंदा जैसे हम MN कहते हैं, MT। क्वेश्चन में आएगा कि MNMT क्या है, तो MN मतलब मिशन नालंदा, MT मतलब मिशन तक्षशिला। और समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HEI कार्य करते हैं। और अब बात करते हैं उच्च गुणवत्ता की उदार शिक्षा की ओर। व्यापक बहुसांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए उदार शिक्षा और कई निकास विकल्पों के साथ 3 से 4 साल की स्नातक की डिग्री होगी। 4 साल का कार्यक्रम में उदार कला होगी, शिक्षा के स्नातक होंगे, मेजर और माइनर्स होंगे। 3 वर्षीय कार्यक्रम का मतलब होगा स्नातक की डिग्री। और अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं तो आपके लिए एक उन्नत डिप्लोमा मिलेगा, या 1 साल के लिए आप प्रमाण पत्र के साथ निकास मतलब आप निकल सकते हैं। और 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम होंगे। अनुसंधान कार्य के साथ ऑनर्स की डिग्री भी मिलेगी और लचीली मास्टर डिग्री प्रोग्राम इस बार रखा जाएगा। और ऑनलाइन जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्निंग मोड को बढ़ावा दिया गया है। 3 साल तक स्नातक की डिग्री वाले लोगों के लिए 2 साल दिए गए हैं और ऑनर्स उपाधि के साथ 4 साल की स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष और 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम चलाया जाएगा, जैसे कि अभी पहले से चलता है BCom BA LLB, BCom LLB, BSc LLB। और 4 साल वाले जैसे BA BEd, BSc BEd, जैसे आप 12th के बाद आप अगर शिक्षा में जाना चाहते हैं तो आप पहले से BA BEd, BSc BEd कर लीजिए। यह और अध्ययन के लिए विषयों का रचनात्मक संयोजन किया गया है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा के शासन और विनियमन की ओर। तो मानक सेटिंग, वित्त पोषण, मान्यता और विनिमय स्वतंत्र निकाय बताया गया है और इसमें NHERA पर भी जोर दिया गया है। और ज़्यादातर उच्च शिक्षा में और ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। और अब बात करते हैं उच्च शिक्षा में स्वायत्तता की। तो सभी उच्च शिक्षण संस्थान को एक स्वशासी संस्थान बने, ऐसी मांग रखी गई है और संबंध विश्वविद्यालयों का एक जीवंत बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित होंगे। और अब बात करते हैं अध्यापक व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना। अध्यापक की शिक्षा बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक और वर्तमान 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहेंगे और 2030 के बाद केवल 4 वर्ष के शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2 वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं। तो यह काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और ज़्यादा चेंज नहीं हुए। सबसे बड़े चेंज हुए हैं NRF में, जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। और जो कि जैसे आप BA MA के बाद आप MPhil करते थे तो MPhil के बाद आप PhD में दाखिला ले पाते थे, तो इसमें ऐसा जोड़ दिया गया कि आप MPhil ना करना पड़े, आप MA के बाद डायरेक्ट PhD जिसे हम शोध कार्य करते हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। और MPhil के छात्र मास्टर ऑफ फिलोसफी वालों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। और PhD वालों के लिए थोड़ा फंड बढ़ाने की भी मांग की गई है और 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि और 20,000 करोड़ के वार्षिक अनुदान की मांग की गई है। और पूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। पूर्ण शिक्षा जैसे कि जो मैंने अब बात की थी, जो ड्रॉप आउट हैं, जैसे कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर करने की योजना है और इसमें वर्ल्ड बैंक भी सहयोग करता है, तो इन पर भी जोर दिया गया है। वयस्क शिक्षा के लिए NCF से जुड़ी शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और प्रमाणन और बड़े पैमाने के लिए जन जागरूकता लाना और महिलाओं की साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। और भारतीय भाषाओं का प्रचार, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है भारतीय भाषाओं का प्रचार। भारतीय भाषाओं में भाषा साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान दिया गया है। देश भर में मजबूत भारतीय भाषा और साहित्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भाषा शिक्षकों अध्यापकों की भर्ती की जाएगी और भाषाओं पर केंद्रित शोध किए जाएंगे। और अब एकीकृत टेस्ट होंगे सेंट्रल लेवल पर। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा, जिसका नाम होगा MOI। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारियों से सीधे निर्वहन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। यह क्वेश्चन MPPSC या UPSC में पूछा जाएगा।
आयोग के गठन के प्रख्यात शिक्षाविद शोधकर्ता केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर शामिल होंगे। एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह विशेषता है। आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे और जनता का रिकॉर्ड होगा और उनके क्षेत्रों में योगदान अखंडता होगी। और राज्य शिक्षा आयोग या राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं। जी हाँ, और राज्य जैसे MP, UP, छत्तीसगढ़ एक राज्य शिक्षा आयोग बना सकते हैं। केंद्र ने एक केंद्र शिक्षा आयोग बनाया जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष केंद्र शिक्षा मंत्री होंगे और राज्य सरकार एक राज्य शिक्षा आयोग बना सकती है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है वित्त पोषण शिक्षा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय का 20% है। और बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार करना और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना और सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश, यह इसकी विशेषता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएँ और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद लास्ट में क्या कहा गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एथिक्स के पेपर में आ सकता है। मानव जाति के हर काल में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जो बनाया जाता है